सुप्रभात बच्चों, पौधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है शक्ति सत्ता वेद, जिसमें हमने शक्ति को पढ़ लिया था। कल का जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने सत्ता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो सत्ता में हमने देखा कि प्राचीन और मध्यकाल में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देशों की बात यदि करते हैं, लोकतंत्र जब आया तो सत्ता है वो अति महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। भाई शक्ति हर जगह सही नहीं होती। शक्ति का जो हम मजबूरी में आकर के हम शक्ति की अनुपालना करते हैं, लेकिन सत्ता में हमने देखा कि सत्ता किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसे स्वेच्छा से सही मान करके उसका पालन किया जाता है। इसी को हम सत्ता कहते हैं। हेनरी फ्योल ने सत्ता की परिभाषा देते हुए कहा कि सत्ता आदेश देने का गुण है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति। सत्ता क्या है? आदेश देने का। सत्ता आदेश देने का गुण है एवं आदेश का पालन करवाने की शक्ति। अर्थात सत्ता के बारे में व्यक्ति स्वेच्छा से उसका पालन करता है। यानी किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण होता है जिसे स्वेच्छा से मान करके उनके आदेश का पालन किया जाए। अब देखिए, हम किसी गुंडे के आदेश का पालन भय से करते हैं, जबकि सत्ता का पालन हम भय से नहीं स्वेच्छा से करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्ता का जो पालन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या आधार है सत्ता का पालन करने के पीछे। क्यों हम सत्ता के आदेश हैं उसका पालन हम क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या है। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि सत्ता का जो आदेश है, सत्ता को क्यों मानते हैं, सत्ता पालन के आधार क्या है। देखिए, सत्ता पालन के आधार, सत्ता पालन के आधार, सत्ता का पालन क्यों किया जाता है। भाई स्वेच्छा से व्यक्ति जो मान रहा है सत्ता के आदेशों को, वो क्यों मान रहा है, इसके पीछे क्या आधार हो सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। शक्ति को डरा, शक्ति को भय की वजह से पालन करते, शक्ति का मजबूरी में आदमी शक्ति के द्वारा उसके आदेशों का पालन किया जाता है, जैसे किसी गुंडे का। लेकिन यहां उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि ट्रैफिक के जो पुलिस सिपाही कर्मी खड़ा होता है चौराहे पर, उसका पालन भय से नहीं स्वेच्छा से किया जाता है, क्योंकि वो सत्ता का आदेश होता है। तो आज जो सत्ता के पालन के जो आधार है वो क्या है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सत्ता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। प्रमुख रूप से सत्ता पालन के निम्न आधार हैं। प्रमुख रूप से सत्ता पालन के निम्न आधार है। ठीक है, प्रमुख रूप से सत्ता पालन के निम्न आधार है। क्यों किए जाती है सत्ता के आदेशों का पालन।
सबसे पहला होता है विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास। नंबर 2 एकरूपता। एकरूपता। और नंबर 3 लोकहित। नंबर 3 क्या है? लोकहित। और नंबर 4 है दबाव। ये 4 ऐसे कारण हैं जिनके कारण हम सत्ता के आदेश का पालन करते हैं। अब सबसे पहले आता है विश्वास। देखिए, सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। ठीक है भाई, विश्वास अधीनस्थ जो है उनको सत्ताधारी के प्रति विश्वास होता है कि जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे लिए स्पेशल है, सभी के लिए, चाहे गरीब है अमीर है, सबके लिए एक जैसे बनाए गए हैं। और सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थ जो होते हैं, शासक जो होता है, शासक के प्रति शासितों का ये विश्वास होता है कि जो सत्ता के जो नियम बनाए गए हैं वो सभी के लिए हितकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। अर्थात जितना विश्वास अधीनस्थों में होगा सत्ता उतनी ही मजबूत होगी। अर्थात जो अधीनस्थ हैं उनमें जितना विश्वास होगा सत्ता उतनी ही मजबूत होगी। तो ये विश्वास जितना गहरा होगा सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरलता से होगी। अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास जितना गहरा होगा, जितना गहरा होगा जितना गहरा होगा सत्ता का पालन सरलता से होगा। ठीक है, जितना गहरा विश्वास होगा सत्ता का पालन उतना ही सरलता से होगा। यानी अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होगा सत्ताधारी के प्रति, सत्ता का पालन बड़ी सरलता के साथ किया जाएगा। आदेशों की पालना उतनी ही सरलता से होगी और इसके लिए उसके शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। आदेशों के प्रति विश्वास जितना गहरा होगा अधीनस्थों में सत्ताधारी के प्रति सत्ता का पालन बड़ी सरलता से की जाएगी और उसके आदेशों का पालन भी उतना ही होगा। यानी आदेशों का पालन अच्छे से किया जाएगा। विश्वास तो सत्ता के पालन का जो आधार है वो है अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। अगला जो आता है एकरूपता। विचारों और आदर्शों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसका विचारों और आदर्शों की एकरूपता, विचारों और आदेशों की एकरूपता
यह भी सत्ता का पालन करने का आधार है। भाई एक जैसे विचार हो, आदेशों की एकरूपता होनी चाहिए। जो आदेश ये भी अमीर और गरीब के लिए अलग अलग आदेश और सभी के लिए एक जैसे आदेश जब होते हैं तो सच्चाई से सत्ता का पालन किया जाता है। दूसरा नंबर आता है एकरूपता। इसमें एकरूपता में ये कहा गया है कि विचार और आदर्शों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। वैचारिक एकरूपता स्वतः ही आज्ञा कानून की स्थिति को पैदा करती है। इसी कारण राज्य व्यवस्था उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का सहारा लेती है। तो इस तरीके से विचार और आदर्शों की एकरूपता जब होगी तो सत्ता के आदेशों का पालन अच्छे से करेंगे। इसलिए सारी जो राज्य व्यवस्थाएं उनमें अलग अलग समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, इस सबका विचार एकरूपता होती है तभी आप सत्ता का आदेश। तो सबसे पहले आता है एकरूपता नंबर 2। अगली एक लोक कल्याण की सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। भाई सत्ताधारी के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं वो लोक हित में होने चाहिए, लोक कल्याणकारी होने चाहिए, तो भी सत्ता का पालन स्वच्छता और सरलता के साथ किया जा सकता है। तो ये लोकहित है। इसमें लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। हम राष्ट्रीय अधिकार कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव से नहीं करते, अपने इसलिए करते हैं कि ये लोकहित को बढ़ावा देते हैं, जैसे कर जमा कराना, ज्यादा नियमों की पालना करना। ये सारे क्या आते हैं सत्ता का पालन तो दंड के वैसे नहीं, लोकहित के लिए करते हैं कि जो हम टैक्स देंगे वो जनता के कल्याण में लगाया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता का जो पालन है वो लोकहित के कारण भी किया जाता है। अगला आता है दबाव। कई बार हम दबाव में आकर के भी सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? दबाव में आकर अनेक बार दबाव एक शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रयोग प्रभाव रहता है और जो दमन और दबाव की भाषाई समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता के जो पालना है वो दबाव के व्यक्ति दबाव की भाषा को समझते हैं, इसलिए दबाव के कारण ही सत्ता का पालन किया जाता है। तो आज हमने इसको पढ़ा, सत्ता के पालन के आधार क्या क्या हो सकते हैं? विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबावहीन। ये सब वो कारण हैं जिनके द्वारा हम सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। अगला जो आता है इससे छोटी ले ले, उसके बाद इसको मिटा देंगे। तो ये सत्ता के पालन के आधार हैं जिसमें हमने पढ़ा विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। इन सब के आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है। अगला जो है वो है सत्ता के रूप। अब देखिए सत्ता के कौन कौन से रूप होते हैं। सत्ता के रूप, इसका आपने सोल्यूशन ले लिया होगा। अब आता है सत्ता के रूप। सत्ता के रूप देखो कितने प्रकार की। तो देखिए
मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के तीन रूप होते। मैक्स वेबर इसके मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने रूप होते हैं? तीन। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के तीन रूप होते। पहली है वो है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता, देखिए सत्ता का आधार परंपरागत इतिहास होता है। इस सत्ता का आधार परंपरा और इतिहास होता है। परंपरागत सत्ता का मतलब है कि वंशानुगत सत्ता जिसके पास होती है वही इस सत्ता का प्रयोग करता है। जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे घर में जिस तरीके से हमारा परिवार होता है, उस परिवार में सबसे पहले दादा के आदेशों का पालन किया जाता है, दादा के बाद पिताजी के आदेशों का पालन किया जाता है। तो ये वंशानुगत होती है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, यानी राजा और राजा के बाद उसका बेटा। तो ये परंपरागत सत्ता है। इसका आधार क्या होता है? आधार परंपरा और इतिहास होता है, यानी लंबे समय से चली आ रही सत्ता का प्रयोग वही करके वंशानुगत। जिस तरीके से हमारे पहले लोग राजतंत्र था, राजतंत्र में राजा के बाद उसके बेटा को राजा बना दिया जाता था और सत्ता का प्रयोग वही करता था। तो इस तरीके से जो परंपरा सत्ता है इसका आधार परंपरा और इतिहास होता है। इसमें ये माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है तब उसी के पास बनी रहनी चाहिए। एक सत्ता नेता एक बुद्धि संगत का भाव होता है। धार्मिक वृद्धजनों की सत्ता परंपरा के साथ सुधार है। अब देखिए तरक और बुद्धि का भाव होता है इसमें। इस सत्ता का उदाहरण है वृद्धजनों की सत्ता। वृद्धजनों का सत्ता मैंने भी बताया कि बाप के बाद बेटा की सबसे पहले परिवार में दादा के आदेशों का पालन किया जाता है। उसके बाद जिसके पास यानी वंश परंपरा के अनुसार जिसके पास सत्ता बनी रहती है उस सत्ता का प्रयोग उसी के परिवार का व्यक्ति करता रहता है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मैक्स वेबर में बताई वो परंपरागत सत्ता है। दूसरे जो आता है करिश्माई सत्ता। नंबर 2 करिश्माई सत्ता। अब देखिए करिश्माई सत्ता ये सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है।
भाई जो करिश्माई सत्ता है ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और गुणों पर आधारित होती है। जिस तरीके से अ, हमने देखा करिश्माई सत्ता के जो उदाहरण है वो है नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, ये सब चमत्कार करिश्माई सत्ता के भूमि रहे हैं। यानी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी चमत्कार क्या है, इन सब के आधार पर करिश्माई सत्ता का प्रयोग वो व्यक्ति करते हैं। ये सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, गुणों और चमत्कार पर आधारित है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार होती है। इसमें उस व्यक्ति के इशारे पर बड़े इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने पर तैयार होती है। ठीक है, बड़े से बड़ा त्याग करने करिश्माई सत्ता पर तैयार रहती है। इसे सत्ता का आधार भावना होती है। इस सत्ता का आधार क्या होती है? इसमें सत्ता का आधार सत्ता का आधार भावना होती है। अब देखो कौन कौन है करिश्माई सत्ता के धनी, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी आदि करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, अटल, वाजपेयी, इंदिरा गांधी और मोदी, ये करिश्माई सत्ता के धनी माने जाते हैं। इनके पास करिश्माई सत्ता है क्योंकि इसका आधार क्या होती है? भावना होती है। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके गुणों पर और उसके चमत्कार पर आधारित होती है। यानी करिश्माई सत्ता जिस व्यक्ति के पास होती है उसके इशारे पर बड़े से बड़े त्याग करने पर व्यक्ति तैयार हो जाता है। और इसका उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये भी करिश्माई सत्ता के धनी है क्योंकि आज वर्ल्ड में उनके चमत्कार, उनके व्यक्तित्व, उनके गुण पूरा वर्ल्ड जान रहा है। इस तरीके से ये करिश्माई सत्ता। अगली जो आती है वो आती है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। नंबर 3, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। अब देखिए कानूनी और तर्कसंगत सत्ता का प्रयोग वही व्यक्ति करता है जो उस पद को धारण करता है, चाहे वो डॉक्टर है, वकील है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। कानून के आधार पर जो उस पद पर पहुंचता है उस सत्ता का उपयोग वही व्यक्ति करता है। कानूनी और तर्कसंगत सत्ता का उपयोग। तो इसका आधार पद होता है। क्या होता है इसका आधार? इसका
आधार पद होता है। क्या होता है? पद होता है। इसका आधार क्या होता है? पद होता है, जो उस पद को धारण करता है। इसका आधार पद होता है। व्यक्तित्व नहीं, जो उस पद को धारण करता है वही उस सत्ता का प्रयोग करता है। ठीक है, व्यक्तित्व नहीं होता है इसका, देखो पद होता है। पद होता है, व्यक्तित्व नहीं। उस पद में कानून जो सत्ता निहित करती है उस पद को प्राप्त करने वाला, उस पद में कानून, उस पद में क्या, उस पद में कानून जो सत्ता निहित करती है, उस पद में कानून जो सत्ता निहित करती है, उस पद में कानून जो सत्ता निहित करती है उसका उपयोग पद धारण करने वाला, धारण करने वाला व्यक्ति करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कानूनी और कार्यशाला सत्ता है वो हमने देख रहे हैं। उस सत्ता का प्रयोग करता है, जैसे शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता आदि। यदि गुण कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है उसका व्यक्तित्व चमत्कारी हो, तब वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री में कानून समान सत्ता नहीं होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग अलग होती हैं। वेबर ने स्वीकार किया है कि इनमें से किसी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप में देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए, आज हमने सत्ता के रूप पढ़े, और सत्ता के रूप मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। करिश्मा सबसे पहले परंपरागत सत्ता, अर्थात इसमें वंश और इतिहास के आधार पर इस सत्ता का प्रयोग किया जाता है। बाप के बाद बेटा, राजतंत्र में राजा के बाद उसका बेटा, उस वंश का व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। करिश्माई सत्ता, इसमें व्यक्तित्व और गुण और उस व्यक्ति के चमत्कार पर निर्भर करता है, वही सत्ता का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति चमत्कारी होता है और ये भावना पर आधारित होती है, इस चमत्कारी व्यक्ति के इशारे पर बड़ा सा बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर होते हैं। और चमत्कारिक सत्ता का प्रयोग करने वाले हमारे देश के महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, ये करिश्माई सत्ता के धनी थे। उसके बाद आती है तर्क संगत सत्ता। कानूनी या तर्क संगत सत्ता का मतलब है ये सत्ता पद पर आधारित होती है। कानून के द्वारा जो उसको शक्तियां प्रदान की जाती है, सत्ता निर्धारित की जाती है, उसका उपयोग वही करता है। जैसे कलेक्टर की सत्ता, एक शिक्षक की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता, लेकिन बशर्ते इस पे निर्भर बात ये होती है कि उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति यदि चमत्कारी है और व्यक्तित्व उसका अच्छा है तो वो उतना ही उस सत्ता का प्रयोग लंबे समय तक करता है। धन्यवाद। देखते रहिए पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के YouTube चैनल पर, बने रहिए हमारे साथ।